नमस्कार। पिछली बातचीत में हमने बिट्स की दुनिया में, हाँ, मतलब उसमें कदम रखा था। जानकारी की वो सबसे बुनियादी इकाई जो सिर्फ दो संभावनाओं के बीच का फर्क बता सकती है, जैसे 0 या 1, हाँ या ना, या फिर सिक्के का चित्त या पट। आज हम इसी सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो सरल सा विचार है, ये बिट हमारे भौतिक दुनिया में कैसे साकार होता है। मतलब असलियत में जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, उसमें ये 0 और 1 कैसे मौजूद हैं। चलिए तो फिर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो मौजूद चीजें हैं या प्रणालियां मतलब सिस्टम्स हैं, वो कैसे इन दो अलग-अलग अवस्थाओं को दर्शा सकती हैं, जिन्हें हम जानकारी स्टोर करने या भेजने के लिए बिट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से अमूर्त जानकारी को मूर्त रूप देने जैसा है। सिद्धांत से व्यवहार की ओर एक जरूरी कदम। हाँ, ये बात सोचने में ही काफी दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर बिट सुनते ही दिमाग में कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते 0 और 1 ही आते हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि ये सिद्धांत हमारे चारों ओर, हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी पाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यही तो बिट की अवधारणा की खूबसूरती है, इसकी सादगी और इसकी सार्वभौमिकता। जैसा कि हम देखेंगे, प्रकृति में भी और इंसानों द्वारा बनाई गई तकनीक, दोनों में ही इस दो अवस्था वाले सिद्धांत का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। तो फिर शुरुआत कुछ आसान रोजमर्रा के उदाहरणों से करते हैं। मुझे लगता है इससे ये समझना ज्यादा आसान होगा कि ये कितना स्वाभाविक है। हाँ, आपने पिछली बार सिक्के का उदाहरण दिया था। हाँ, सबसे सीधा उदाहरण शायद एक सिक्का ही है। उसे उछालने पर या तो चित्त मतलब हेड आएगा या पट यानी टेल। दो बिल्कुल स्पष्ट अलग-अलग अवस्थाएं। इससे ज्यादा बुनियादी शायद ही कुछ हो, है ना? बिल्कुल, और यही बिट का मूल विचार है। दो ऐसी अवस्थाएं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जिनमें अंतर किया जा सके। सिक्के का हेड या टेल होना बिट के 0 या 1 होने जैसा ही है। देखिए, हम अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि हेड को 1 माने और टेल को 0, या इसका उल्टा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसे क्या माना। जरूरी ये है कि दो निश्चित अलग अवस्थाएं मौजूद हैं। सही। और घर में ही देख लें तो लाइट का स्विच, वो या तो ऑन होता है या ऑफ। फिर से दो ही विकल्प, आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। मतलब कम से कम सामान्य स्विच को तो नहीं। सही कहा। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारे पास चुनाव है। हम तय कर सकते हैं कि भाई ऑन अवस्था 1 है और ऑफ अवस्था 0 है, या अगर हम चाहें तो इसे उलट भी सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वो सिस्टम भरोसेमंद तरीके से दो अलग-अलग अवस्थाओं को दर्शाए, जिन्हें हम बिना किसी भ्रम के पढ़ सके या समझ सकें। वो क्या कहते हैं, विश्वसनीयता यहाँ बहुत जरूरी है। तो ये तो हुए सरल उदाहरण, जिनसे ये बात साफ होती है कि दो अवस्थाओं वाली चीजें हमारे आसपास हैं। लेकिन अब थोड़ा तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क। इनमें तो बहुत सारी जानकारी जैसे गाने, फिल्में, सॉफ्टवेयर स्टोर होती हैं। यहाँ बिट्स कैसे काम करते हैं? यहाँ लगता है तकनीक का जादू सामने आता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये सोचना ही कमाल का है कि एक पतली सी डिस्क पर पूरी फिल्म या सैकड़ों गाने कैसे समा जाते हैं। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, इन डिस्कों पर डेटा स्टोर करने के लिए सतह पर लेजर की मदद से बहुत ही छोटे-छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, होल्स। तकनीकी भाषा में इन्हें पिट्स कहते हैं। और जिन जगहों पर गड्ढे नहीं होते, वो सपाट चमकीली सतह लैंड कहलाती है। बिल्कुल। तो डिस्क की पूरी सतह इन अरबों नन्हे नन्हे पिट्स और लैंड्स के पैटर्न से भरी होती है, और डेटा पढ़ने का तरीका भी इसी पिट और लैंड के अंतर पर आधारित है, भले ही इसके पीछे की इंजीनियरिंग काफी उन्नत हो। अच्छा, कैसे? होता यह है कि जब डिस्क प्लेयर में घूमती है तो एक बहुत बारीक लेजर बीम उसकी सतह पर फोकस की जाती है। ये लेजर बीम लगातार सतह को स्कैन करती है। जब लेजर बीम लैंड यानी सपाट सतह से टकराती है तो ज्यादातर प्रकाश सीधे वापस सेंसर की तरफ परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन जब लेजर बीम किसी पिट यानी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है तो प्रकाश बिखर जाता है, या उसका परावर्तन कमजोर और अलग तरीके से होता है। डिस्क प्लेयर में लगा सेंसर परावर्तित प्रकाश की तीव्रता या तरीके में आए इसी अंतर को पकड़ता है। इससे प्लेयर को पता चलता है कि लेजर इस वक्त पिट के ऊपर है या लैंड के ऊपर। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्क की सतह पर ये जो पिट्स और लैंड्स की लंबी कतारें हैं,
वे असल में 0 और 1 की एक बहुत लंबी श्रृंखला को दर्शा रही हैं। हाँ, शायद पिट का मतलब 0 हो और लैंड का मतलब 1, या फिर इसका उल्टा। ये तो कमाल है, मतलब पूरी की पूरी हाई डेफिनेशन फिल्म या जटिल सॉफ्टवेयर बस इन नन्हे भौतिक निशानों के जरिए एनकोड किया गया है। बिल्कुल सही। यहाँ भी आप देखें, सारी जटिल तकनीक के पीछे मूल सिद्धांत वही दो अवस्था वाला है। सिस्टम दो अलग पहचानी जा सकने वाली भौतिक अवस्थाओं में बटा हुआ है, पिट और लैंड। यह दिखाता है कि बिट का बुनियादी विचार कितना शक्तिशाली है कि इसे इतने बड़े पैमाने पर डेटा भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे एक बात बताइए, सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे में क्या फर्क होता है? क्या उनमें भी पिट्स और लैंड्स ही होते हैं? हाँ, तीनों में मूल सिद्धांत पिट्स और लैंड्स का ही है, लेकिन फर्क उनके आकार और उन्हें पढ़ने वाली लेजर तकनीक में है। सीडी में पिट्स सबसे बड़े होते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए लंबी वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लेजर इस्तेमाल होती है। अच्छा, डीवीडी में पिट्स छोटे होते हैं और लैंड्स के बीच की दूरी भी कम होती है और उन्हें पढ़ने के लिए छोटी वेवलेंथ वाली लाल लेजर का इस्तेमाल होता है। इसी से डीवीडी पर सीडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। समझ गया। और ब्लू-रे डिस्क में पिट्स और भी ज्यादा छोटे होते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए और भी छोटी वेवलेंथ वाली नीली बैंगनी मतलब ब्लू वायलेट लेजर इस्तेमाल होती है। इसी वजह से ब्लू-रे डिस्क पर डीवीडी से भी कई गुना ज्यादा डेटा जैसे हाई डेफिनेशन फिल्म में स्टोर हो पाता है। तो तकनीक जैसे जैसे बेहतर हुई, हम उसी जगह में ज्यादा बिट्स मतलब ज्यादा पिट्स और लैंड्स पैक कर पा रहे हैं। ये तो जबरदस्त है। मतलब तकनीक की प्रगति हमें छोटे से छोटे स्तर पर इन भौतिक अवस्थाओं को बनाने और पढ़ने में सक्षम बना रही है। लेकिन ऑप्टिकल डिस्क के अलावा भी तो तरीके होंगे डेटा स्टोर करने के, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, उसमें कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल डिस्क तो एक तरीका है। दूसरा बड़ा तरीका है मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसा कि पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी में इस्तेमाल होता है। यहाँ बिट्स को दर्शाने के लिए सतह पर बहुत छोटे चुंबकीय कणों मैग्नेटिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक। हाँ, इन कणों को दो अलग-अलग चुंबकीय दिशाओं मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस में ध्रुवीकृत किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। मान लीजिए उत्तरी ध्रुव ऊपर या दक्षिणी ध्रुव ऊपर। एक दिशा को 0 माना जा सकता है और दूसरी को 1। हार्ड ड्राइव का रीड राइट हेड डिस्क की घूमती हुई सतह के बहुत करीब से गुजरता है और इन चुंबकीय क्षेत्रों को पढ़ता है या बदलता है। तो यहाँ भी वही दो अवस्थाओं वाला सिद्धांत लागू हो रहा है, बस तरीका अलग है। पिटलैंड की जगह चुंबकीय ध्रुवीकरण। बिल्कुल। और एक और उदाहरण लें तो कंप्यूटर की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब बिजली बंद होने पर इसमें डेटा मिट जाता है। हाँ, पता है। रैम में बिट्स को स्टोर करने के लिए अक्सर छोटे-छोटे कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। एक कैपेसिटर या तो चार्ज्ड हो सकता है या डिस्चार्ज्ड। चार्ज्ड अवस्था को 1 मान सकते हैं और डिस्चार्ज्ड अवस्था को 0। प्रोसेसर इन कैपेसिटर्स की अवस्था को तेजी से पढ़ और बदल सकता है। तो मतलब ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, अलग-अलग भौतिक सिद्धांत, लेकिन सबका आधार वही बाइनरी यानी 2 अवस्थाओं वाला सिस्टम है। ये तो साफ हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसकी तरफ हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। वो है क्यों? हम सिर्फ 2 ही अवस्थाएं क्यों चुनते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब व्यवहारिकता, सरलता और सबसे बढ़कर विश्वसनीयता में छिपा है। जरा सोचिए, भौतिक दुनिया कभी भी एकदम सटीक या आदर्श नहीं होती। थोड़ी बहुत गड़बड़ी, शोर यानी नॉइज, तापमान में बदलाव, ये सब चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं। हाँ, ये तो है। जो वोल्टेज के 10 अलग-अलग स्तरों को पहचान सकता है, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। सैद्धांतिक रूप से हम हर स्तर को एक अंक दे सकते हैं, 0 से 9 तक, और एक ही सिग्नल से ज्यादा जानकारी भेज सकते हैं। लेकिन असलियत में अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल शोर हुआ तो 3.1 वोल्ट का सिग्नल आसानी से 3.4 वोल्ट या 2.8 वोल्ट जैसा दिख सकता है। ऐसे में ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि मूल सिग्नल 3 था या कुछ और। गलतियों की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। कई मिलती-जुलती अवस्थाओं में फर्क करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बाहरी दखलंदाजी हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 ही अवस्थाएं इस्तेमाल करें, मान लीजिए 0 वोल्ट जिसे हम 0 कहेंगे और 5 वोल्ट जिसे हम 1 कहेंगे, तो इनके बीच अंतर करना बहुत आसान है। अगर थोड़ा शोर भी हो तो 0 वोल्ट शायद 0.2 वोल्ट बन जाए और 5 वोल्ट शायद 4.8 वोल्ट्स। फिर भी
ये साफ तौर पर पहचाना जा सकता है कि कौन सी अवस्था 0 के करीब है और कौन सी 5 के। दो दूर दूर की अवस्थाओं के बीच गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसे नॉइज इम्यूनिटी कहते हैं। बाइनरी सिस्टम शोर और गड़बड़ियों के प्रति ज्यादा मजबूत होते हैं। तो विश्वसनीयता और गलतियों को कम करने के लिए हम जानबूझकर सरलता अपनाते हैं, भले ही सैद्धांतिक रूप से ज्यादा अवस्थाएं संभव हो। हाँ, बिल्कुल। और इसी विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम में अक्सर एरर करेक्शन कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एरर करेक्शन कोड्स वो क्या होते हैं? क्योंकि भौतिक मीडिया जैसे डिस्क की सतह या चुंबकीय कण कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होते। कभी-कभी बिट्स गलत पढ़े जा सकते हैं, 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0। एरर करेक्शन कोड्स अतिरिक्त बिट्स होते हैं जो डेटा के साथ जोड़े जाते हैं। ये कोड्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर डेटा में कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो सिस्टम उसे पहचान सके अच्छा, और कई बार तो उसे ठीक भी कर सके। वाह, ये तो एक और स्तर की सुरक्षा है। मतलब हम न सिर्फ 2 अवस्थाएं चुनकर गलतियों को कम करते हैं, बल्कि होने वाली गलतियों को पकड़ने और सुधारने के लिए भी तरीके ईजाद करते हैं। सही कहा। ये सब मिलकर डिजिटल जानकारी को इतना भरोसेमंद बनाता है। अब यहाँ वो बात आती है जिसका जिक्र आपने पहले किया था, बिट्स का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी थी कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है जिनमें कुदरती तौर पर ही 2 अवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी भौतिक प्रणाली है जिसमें 2 से ज्यादा अवस्थाएं संभव है, तब भी हम उसे बिट्स दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बस ये तय करना होता है कि हम किन 2 विशिष्ट अवस्थाओं को 0 और 1 मानेंगे और बाकी सभी अवस्थाओं को या तो नजरअंदाज कर देंगे या उन्हें इन 2 चुनी हुई अवस्थाओं में से किसी एक के बराबर मान लेंगे। जैसे वो डिमर स्विच वाला उदाहरण था, जिसमें रोशनी कम ज्यादा करने के कई स्तर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक डिमर स्विच में पूरी तरह बंद और पूरी तरह रोशन के बीच कई मध्यवर्ती अवस्थाएं होती हैं। अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह बंद अवस्था 0 है और पूरी तरह रोशन अवस्था 1 है। बीच की जितनी भी मंद रोशनी वाली अवस्थाएं हैं उन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं, या हम ये भी तय कर सकते हैं कि पूरी तरह बंद 0 है और कोई भी अवस्था जहां थोड़ी सी भी रोशनी है, चाहे वो कितनी भी मंद क्यों ना हो, उसे 1 माना जाएगा। समझ गया। तो हम सिस्टम की पूरी क्षमता का शायद इस्तेमाल न कर रहे हों, लेकिन हम उसे अपनी जरूरत के हिसाब से यानी बाइनरी जानकारी दर्शाने लायक बना रहे हैं। बिल्कुल। हम सूचना को एनकोड करने के लिए 2 अवस्थाओं का चयन करते हैं, और जैसा हमने पहले चर्चा की, हम ऐसा अक्सर सरलता और विश्वसनीयता के लिए करते हैं। 2 बिल्कुल अलग अवस्थाओं में फर्क करना कई मिलती-जुलती अवस्थाओं में फर्क करने से कहीं ज्यादा आसान और भरोसेमंद होता है। ये दिखाता है कि बिट की अवधारणा कितनी लचीली और शक्तिशाली है। हम इसे बहुत तरह की भौतिक प्रणालियों पर लागू कर सकते हैं। बस हमें 2 अलग विश्वसनीय अवस्थाएं परिभाषित करने की जरूरत होती है। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि नई तकनीकें विकसित करते समय हमें बस ये सोचना है कि हम कैसे भरोसेमंद तरीके से 2 अलग-अलग भौतिक अवस्थाएं बना सकते हैं और उनमें अंतर कर सकते हैं। सही कहा। और यही कारण है कि डिजिटल तकनीक इतनी व्यापक हो गई है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज का ऊंचा या नीचा स्तर हो, मैग्नेटिक टेप या डिस्क पर चुंबकीय ध्रुवीकरण की दिशा हो, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का होना या ना होना हो, या ऑप्टिकल डिस्क पर पिट्स और लैंड्स हो, इन सभी को बिट्स यानी 0 और 1 दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुनियादी सिद्धांत वही 2 अवस्थाओं वाला रहता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि बिट्स सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के अमूर्त 0 और 1 नहीं हैं, बल्कि वे हमारे चारों ओर भौतिक रूप में मौजूद हैं। साधारण सिक्के और स्विच से लेकर जटिल ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड ड्राइव तक, ये सभी उन प्रणालियों के उदाहरण हैं जिनका इस्तेमाल हम 2 अलग-अलग अवस्थाओं के जरिए जानकारी दर्शाने के लिए करते हैं। पिट हो या लैंड, चुंबकीय ध्रुव उत्तर हो या दक्षिण, कैपेसिटर चार्ज हो या डिस्चार्ज, ये सब बाइनरी जानकारी के भौतिक रूप हैं। हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल उन प्रणालियों तक ही सीमित नहीं हैं जिनमें स्वाभाविक रूप से 2 अवस्थाएं होती हैं। हम किसी भी प्रणाली से जिसमें कई अवस्थाएं हों, 2 अवस्थाएं चुनकर उसे बिट्स दर्शाने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। ये विश्वसनीयता और सरलता के लिए किया गया एक सचेत चुनाव है,
और यही बिट की अवधारणा की असली शक्ति और लचीलेपन को दर्शाता है। बिल्कुल। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में या ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अभी हम मुख्य रूप से दो अवस्था वाली मतलब बाइनरी प्रणालियों पर निर्भर हैं, क्योंकि वे व्यवहारिक और भरोसेमंद हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम तकनीक को इतना उन्नत कर लें कि हम किसी भौतिक प्रणाली की 2 से अधिक अवस्थाओं का मजबूती से भरोसेमंद तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो मान लीजिए हम 3, 4 या शायद 10 अलग-अलग अवस्थाओं को बिना किसी गलती के पहचानना और उनमें अंतर करना सीख जाएं। सूचना भंडारण और गणना के लिए इससे क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं? क्या हम उसी भौतिक स्थान में कई गुना ज्यादा जानकारी संग्रहित कर पाएंगे? क्या हमारी गणनाएं और भी तेज हो सकती हैं? ये सवाल हमें क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते हुए क्षेत्रों की ओर ले जाता है, जहां बिट्स की जगह क्यूबिट्स ले लेते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के कारण एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं के मिश्रण में हो सकते हैं। ये बाइनरी दुनिया की सीमाओं से परे जाने की एक झलक दिखाता है। वाह, ये वाकई भविष्य की एक दिलचस्प तस्वीर है। बाइनरी से आगे की दुनिया कैसी होगी, ये सोचने लायक बात है। उम्मीद है आज की ये चर्चा जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। हमने देखा कि कैसे बिट्स का सरल सा विचार हमारी भौतिक दुनिया में गहराई तक समाया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगली बार इसी श्रृंखला में कुछ और नई बातों के साथ।